Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our physics class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the topic of force. As you know guys, in previous class we have solved the all horizontal and vertical numerical which is related to the equations of motion in previous class. Now we are going to start this class with the topic of force. तो force की class जो है force के topic से आज की class जो बेटे हम start कर रहे हैं. तो अगर बेटे हम बात करते हैं यहाँ पे फोर्स की, तो फोर्स क्या है बेटा, वो प्रॉपर्टी या वो एजेंट जो किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज कर दे. ठीक है, मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है उस पर अगर हम क्या करते हैं, उसको अगर मोशन में लेके जाना है तो क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स. ठीक है, इसी तरह अगर कोई बॉडी मोशन में है उसको रेस्ट में लेके आना है तो उसको उस पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं हम, फोर्स. ठीक है, तो जो बॉडी की स्टेट को अगर जो चीज़ चेंज कर रही है वो क्या कहलाती है बेटा, फोर्स. ठीक है, तो अब बॉडी की दो ही स्टेट्स होती हैं, या तो बॉडी रेस्ट में होगी या बॉडी मोशन में होगी. अगर कोई बॉडी रेस्ट में, ठीक है, तो उसको कौन सी प्रॉपर्टी मोशन में लेके आ रही है, फोर्स. ठीक है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उस पर कौन सी प्रॉपर्टी उसको रेस्ट में लेके आ रही है, फोर्स. तो बेटा फोर्स वो प्रॉपर्टी है जो बॉडी की स्टेट को चेंज कर देती है. अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो उसको मोशन में, और अगर कोई बॉडी मोशन में तो उसको रेस्ट में कन्वर्ट कर देती है. तो वो प्रॉपर्टी बेसिकली क्या कहलाती है बेटा, फोर्स. ठीक है, तो फोर्स की डेफिनेशन यहाँ पे लिख लिएगा. ठीक है बेटा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फोर्स की डेफिनेशन की, तो फोर्स की डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें. ठीक है, वैसे तो सिंपल जो है, आप फोर्स को अगर हम डिफाइन करें तो ये भी कह सकते हैं फोर्स इज़ अ पुल और पुश. ठीक है, पुल और पुश जो है, ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को आप पुश कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. किसी भी चीज़ को पुल कर रहे हैं तो उसको आप क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. लेकिन अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम लिखें तो वो प्रॉपर डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि इट इज़ एन एजेंट विच प्रोड्यूस, इट इज़ एन एजेंट, AGENT, इट इज़ एन एजेंट विच प्रोड्यूस और टेंड्स टू प्रोड्यूस, टेंड्स टू प्रोड्यूस और स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी. It is an agent which produce or tends to produce or stop the motion of a body. ठीक है बेटे, तो फोर्स की डेफिनेशन यहाँ पे आपने लिख ली, और स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी, फुल स्टॉप. उसके बाद सिंबल देख लीजिएगा कि भाई फोर्स का जो सिंबल है, फोर्स का सिंबल क्या है बेटा, कैपिटल F विद एरो हेड, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, इसी तरह सिंबल के बाद अगर हम यहाँ पे इसके बात करते हैं यूनिट की, तो फोर्स का जो यूनिट है बेटा, वो फोर्स का SI यूनिट, ठीक है, वो क्या है बेटा, फोर्स का SI यूनिट है न्यूटन. फोर्स का SI यूनिट न्यूटन. ठीक है बेटे, तो यहाँ तक आके हमने फोर्स का सिंबल, फोर्स की डेफिनेशन, फोर्स का यूनिट हमने डिस्कस कर लिया. अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कौन सा है बेटा, नेट फोर्स, और यू कैन से रिजल्टेंट फोर्स. नेट फोर्स क्या है या रिजल्टेंट फोर्स क्या है, एक ही बात है बेटा. इन डाल देगा नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स. ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा नेट फोर्स की, तो नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स मतलब कि किसी भी, देखें ये जो रिजल्टेंट है ना, ये वर्ड निकला है किससे, रिजल्ट से. तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स मीन्स कि फोर्सेस का रिजल्ट मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर एक से ज़्यादा फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं तो उन फोर्सेस का रिजल्ट क्या कहलाएगा बेटा, नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स. तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर एक से ज़्यादा फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं तो तमाम फोर्सेस का मैग्नीट्यूड, तमाम फोर्सेस का सम, तमाम फोर्सेस का रिजल्ट, तमाम फोर्सेस का नेट क्या कहलाएगा बेटा, नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स. ठीक है, अब किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर एक से ज़्यादा फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, ठीक है, तो उन पे उनका जो नेट फोर्स, उनका रिजल्ट कैलकुलेट जो है वो हम कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं कि उन तमाम फोर्सेस का जो रिजल्ट है वो कहलाता है रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स. अब एक से ज़्यादा फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं तो वो किसी भी जो है वो डायरेक्शन में हो सकती हैं.
वो सिमिलर डायरेक्शन में भी हो सकती हैं, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती हैं, ठीक है, सिमिलर डायरेक्शन में हो सकती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकती हैं, वो ऐसे भी अप्लाई हो सकती हैं कि उनके बिटवीन कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म हो रहा हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स और उनकी कंडीशन में हम यहाँ पे देखेंगे। तो फिलहाल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स क्या है, तो छोटी सी एक डेफिनेशन यहाँ पे लिख लिएगा नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स की, फिर हम इसकी कंडीशन से नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना सीखते हैं, ठीक है बेटे। तो नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स के बारे में लिखना स्टार्ट करें। द रिजल्ट ऑफ टू और मोर देन टू फोर्सेस, द रिजल्ट ऑफ टू और मोर देन टू फोर्सेस इज कॉल्ड एज नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स। द रिजल्ट ऑफ टू और मोर देन टू फोर्सेस इज कॉल्ड एज नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स, फुल स्टॉप, ठीक है बेटे। उसके बाद इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो हम फॉर्मूला लिखेंगे। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसके लिए ये बताते हैं कि भाई दो तरीके से, मतलब दो फॉर्मूलाज हैं इसके, ठीक है। एक सिमिलर डायरेक्शन में कि अगर फोर्सेस जो हैं वो सिमिलर डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हों, ठीक है, डायरेक्शन जो है उनकी क्या हो, सिमिलर हो, ठीक है, और एक डिसिमिलर डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन में आप ये कह लें। ठीक है, तो सिमिलर डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन में अलग अलग फॉर्मूलाज जो है वो हम यूज़ करते हैं, देख लीजिएगा। सिमिलर डायरेक्शन में अगर फोर्सेस सिमिलर डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हैं तो नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, F1 प्लस F2, ठीक है। F1 प्लस F2, तीन फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं तो F1 प्लस F2 प्लस F3, फोर फोर्सेज हैं तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ठीक है। इसी तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में किसी भी बॉडी के ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई हो रही है तो नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, ज़रा देख लीजिएगा। वो फॉर्मूला है कि नेट फोर्स इक्वल्स टू बिगर फोर्स, ठीक है, माइनस स्मॉलर फोर्स। तो नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, अगर ऑपोजिट डायरेक्शनल फोर्सेज हैं तो क्या है बेटा, नेट फोर्स इक्वल्स टू बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स, ठीक है। तो नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स क्योंकि फोर्सेज का ही रिजल्ट है तो इस वजह से इनका सिंबल जो है वो सिंपल एफ ही होगा जो फोर्स का सिंबल होता है, ठीक है। जिस तरह से देखा कि नेट फोर्स फाइंड करनी है, दो फोर्सेज अप्लाई होनी है, दोनों को ऐड किया, नेट फोर्स आ गई, एफ आ गई, टोटल फोर्स आ गई, ठीक है। इसी तरह ऑपोजिट डायरेक्शनल फोर्सेस हैं, ठीक है, तो मतलब किसी बॉडी पे ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई हो रही है तो बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करेंगे तो नेट फोर्स आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्यों यहाँ पे अप्रोच यूज़ करें, बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स, इसके लिए चलते हैं नेट फोर्स की कुछ कंडीशन हम यहाँ पे देखते हैं, कुछ कंडीशन समझते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज़ के लिए भी वो इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद जो है वो आपको इन फॉर्मूलाज जो है, ठीक है, वो ये जो दो फॉर्मूलाज हमने यहाँ पे लिखे हैं कि भाई सिमिलर डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएंगे ये क्यों लिखे हैं और ये कब यूज़ होंगे, ठीक है। देख लीजिएगा कुछ कंडीशन हैं यहाँ पे नेट फोर्स की, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक सरफेस पे कोई बॉडी रखी हुई है, इस पे दो फोर्सेस जो हैं वो अप्लाई हो रही हैं, एक आपके पास F1 3 न्यूटन की और F2 4 न्यूटन की, ठीक है। तो जब इस पे सिमिलर डायरेक्शन में दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उससे होगा क्या कि ये बॉडी जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो इसकी रिजल्टेंट फोर्स क्या है, नेट फोर्स क्या है, मतलब किस फोर्स से ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, किस फोर्स से बॉडी मूव करेगी। उसके लिए हमने यहाँ पे पढ़ा कि अगर सिमिलर डायरेक्शन में दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं तो रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए उन दोनों फोर्सेस को अगर आप ऐड करा दें, ठीक है, तो आपके पास नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी, ठीक है भाई। तो अगर इनको हम ऐड करा दें तो 3 F1 क्या है बेटा 3 और F2 क्या है 4, ऐड कराते हैं तो नेट फोर्स आ जाएगी आपके पास 3 + 4 7 न्यूटन की, कि इस ऑब्जेक्ट पे 7 न्यूटन की फोर्स लग रही है कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 7 न्यूटन की फोर्स से मूव कर रहा है, ठीक है बेटे। इसी तरह ये कंडीशन नंबर 1 है। कंडीशन नंबर 2 देखिएगा,
ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स है 5 न्यूटन की, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स है 5 न्यूटन की। तो दो फोर्सेस हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, ठीक है, एक आप देख रहे हैं राइटवर्ड डायरेक्शन में, एक है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे कितना है बेटा, 5 न्यूटन का, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह एक कंडीशन और डिस्कस करते हैं। इस सरफेस पे एक बॉडी है, ठीक है बेटे, इस पे भी फोर्स लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक फोर्स है आपके पास F1 4 न्यूटन की, ठीक है, और एक फोर्स जो है इसको हम F2 का नाम दे देंगे, और ये है आपके पास 3 न्यूटन की, ठीक है। तो आपने देखा कि एक फोर्स आपके पास F1 जो है वो 4 न्यूटन की है, और F2 जो है वो आपके पास क्या है बेटा, 3 न्यूटन की, ठीक है। दो फोर्सेस लग रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे भी दो फोर्सेस हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है, वहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, डिफरेंट है, ठीक है। अगर सिमिलर मैग्नीट्यूड है और दो फोर्सेस लग रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो उन पे फॉर्मूला क्या है, बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करें, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी बड़ी फोर्स नहीं है, तो किसी भी एक को बड़ी फोर्स हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे F2 को ले लें या F1, मतलब F2 माइनस F1 कर लें या F1 माइनस F2 कर लें, बात एक ही है। क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे जो देखें ऑपोजिट डायरेक्शनल फोर्सेज हैं, ठीक है, एक बिगर फोर्स है, क्या है, स्मॉलर फोर्स, तो बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करेंगे, मतलब वहाँ पे F1 में से F2 को माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या इन दोनों कंडीशन में ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं हो सकता, सिमिलर डायरेक्शन वाला फार्मूला? बिल्कुल ये वाला फार्मूला भी यूज़ हो सकता है। देखिएगा, अगर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करें F1 प्लस F2, इससे नेट फोर्स कैलकुलेट करें, तो बेटा ज़रा यहाँ पे देख लें कि F1 इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो F1 क्या है, पॉजिटिव। F2 की डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब F2 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव, माइनस में, ठीक है। अब ज़रा देखें, F1 की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 5, F2 की जगह क्या आ जाएगा, -5, ठीक है, प्लस माइनस, माइनस 5 से 5 कैंसिल, तो रिजल्टेंट क्या आ गया बेटा, यहाँ पे 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट का जो रिजल्टेंट है, इस ऑब्जेक्ट की जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 है। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में सिमिलर फोर्सेस लग रही थी। एक ऑब्जेक्ट पे ऑपोजिट डायरेक्शन में जब सिमिलर फोर्स लग रही हो, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट पे जितनी भी फोर्स लग रही है उनका रिजल्टेंट, उनका नेट क्या है, 0, उनकी वजह से ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेज लग रही हैं तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट किस फोर्स से मूव कर रहा है, 7 न्यूटन की। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस तो लग नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब रिजल्टेंट क्या है बेटा, 0, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि एक फोर्स है 4 न्यूटन की, एक फोर्स है 3 न्यूटन की, ठीक है। यहाँ पे अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्सेस अप्लाई हो रही है, नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें, ठीक है, जो सिमिलर डायरेक्शन का फॉर्मूला है कि भाई दो फोर्सेस हैं, दोनों को हम ऐड करा दें, ठीक है। तो अब दोनों को जब ऐड कराना है तो अब ज़रा देखिएगा कि भाई F1 जो है वो 4 न्यूटन है, ठीक है। अच्छा, और F2 जो है वो क्या है आपके पास, 3 न्यूटन है। तो अब यहाँ पे इस तरह से कर लेते हैं कि इस 3 न्यूटन के बजाय इसको मैं कर देता हूँ 5 न्यूटन, ठीक है। अब आप लोगों को एग्जाम्पल सही से समझ में आ जाएगी। अब F2 जो है वो 5 न्यूटन है, F1 4 न्यूटन है, ठीक है। तो आपके पास जो है वो एक बिगर फोर्स है, एक स्मॉलर फोर्स है, एक बड़ी फोर्स है, छोटी फोर्स है। वैसे तो फॉर्मूला ये था कि बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस कर दें, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का ये कन्फ्यूजन भी हो सकती है, कोई ये कंसर्न भी हो सकता है हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज़ किया। लेकिन अगर ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करें, जैसे यहाँ पे मैंने यूज़ करना सिखा दिया, ठीक है, आंसर आ गया रिजल्टेंट 0, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करें तो ज़रा देखिएगा कि भाई F1 टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इस वजह से पॉजिटिव फोर्स है, F2 है टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इस वजह से F2 जो है वो ये क्या है,
-5 है, ठीक है। F2 की वैल्यू -5 क्यों है? क्योंकि F2 की डायरेक्शन का है टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस होने की वजह से ये क्या है, नेगेटिव है, ये फोर्स नेगेटिव है। अब नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए F1 की जगह क्या रखेंगे हम बेटा 4, और F2 की जगह हम क्या रखेंगे -5। तो 4 एज इट इज, प्लस माइनस -5, और 4 - 5 -1, और यूनिट क्या, न्यूटन। तो नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, और आंसर आ गया आपके पास क्या बेटा, -1, ठीक है, -1 न्यूटन। बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक 4 न्यूटन की, 5 न्यूटन की, और F1 की जो 4 न्यूटन है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, F2 इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे जो माइनस का साइन आ रहा है -1, इसका मतलब ये है कि भाई रिजल्टेंट फोर्स -1, इसका मतलब ये है कि भाई ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, 1 न्यूटन की फोर्स है, क्योंकि 4 न्यूटन की यहाँ पे फोर्स लग रही है और 5 न्यूटन की। तो जब दोनों तरफ 4 न्यूटन की फोर्स लग रही थी तो दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0। फिर जैसे ही यहाँ पे 4 न्यूटन से बढ़ा के 5 न्यूटन फोर्स की, तो 1 न्यूटन की फोर्स से ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड में मूव करते हुए जा रहा है, टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस मूव करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो अगर फोर्स लग रही है कहाँ पे बेटा, -5 की फोर्स लग रही है कहाँ, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, और राइट साइड पे फोर्स लग रही है टुवर्ड्स पॉजिटिव, मतलब टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो फोर्स लग रही है 4 न्यूटन की। तो रिजल्टेंट आ रहा है -1 न्यूटन। ये बता रहा है, ठीक है, कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो 1 न्यूटन की फोर्स की वजह से जो है वो लेफ्ट साइड पे टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। नेट फोर्स आपने कैलकुलेट कर ली, तो ये इस फॉर्मूले से भी हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तब ये फॉर्मूला क्यों यूज़ करें, ठीक है, इस फॉर्मूले को कब यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं? ये फॉर्मूला इस वजह से यूज़ करते हैं बेटा ऑपोजिट डायरेक्शनल फोर्सेस के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन में हमें माइनस का साइन नहीं चाहिए होता, फोर्स नेगेटिव नहीं होती है, तो माइनस का साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। वो तो डायरेक्शन हम देख के बता देंगे कि भाई अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे माइनस का साइन मैं हटा दूँ, फोर्स लग रही है यहाँ पे 4 न्यूटन की, दूसरी तरफ से फोर्स लग रही है यहाँ पे F2 जो है वो 5 न्यूटन की। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट किस साइड पे मूव करेगा, यहाँ से ज़्यादा फोर्स लग रही है, तो अंडरस्टूड है कि ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड में मूव करेगा, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगा, और कितनी फोर्स से मूव करेगा, 1 न्यूटन की फोर्स से मूव करेगा। तो हमें कैलकुलेशन में माइनस का साइन नहीं चाहिए होता आंसर में, ठीक है। इस वजह से हमने ये फॉर्मूला जो है वो बनाया कि भाई बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस कर देंगे, सिंपल नेट फोर्स आ जाएगी और माइनस का साइन भी नहीं आएगा। तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें यहाँ पे नेट फोर्स के लिए, कि नेट फोर्स जो है वो बराबर है किसके बेटा, बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स। नेट फोर्स जो है वो F है बेटा, बिगर फोर्स क्या है यहाँ पे, बड़ी फोर्स कौन सी है बेटा, 5 न्यूटन की, 5 में से स्मॉलर फोर्स जो है वो क्या है, 4 न्यूटन, 5 - 4 आंसर आ जाएगा 1, और यूनिट क्या है, न्यूटन। तो आपने देखा यहाँ पे भी हमने नेट फोर्स कैलकुलेट कर ली, और नेट फोर्स का आंसर आ रहा है आपके पास 1 न्यूटन का, ठीक है। यहाँ पे भी आंसर आ रहा है 1 न्यूटन का। इस फॉर्मूले से आंसर आपके पास किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आ रहा है। और हमें क्योंकि आगे कैलकुलेशन में, डेरिवेशंस में जब हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे, ठीक है, और हमें आंसर क्या चाहिए होता है बेटा, पॉजिटिव में ही चाहिए होता है, ठीक है, नेगेटिव में नहीं चाहिए होता। इस वजह से हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शनल फोर्सेस के लिए। यहाँ पे भी ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, दोनों सिमिलर फोर्सेस हैं, किसी भी फोर्स में से किसी को माइनस करें, आंसर जो है वो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। जब ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स, तब यहाँ पे ये माइनस का साइन वैल्यूज़ के साथ यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे होते तो इसको माइनस में लाने की ज़रूरत नहीं थी, बड़ी फोर्स दोनों सिमिलर हैं, किसी में से भी किसी को माइनस करेंगे, रिजल्टेंट जो है वो 0 आ जाएगा। ये तो थी नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स की कंडीशन। अब नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स पढ़ ली, यहाँ पे डिस्कस कर लिया, तो एक चीज़ और डिस्कस कर लें एमसीक्यूज़ के लिए कि भाई जब यहाँ पे दो पैरेलल फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शनल फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, तो एमसीक्यूज़ के लिए ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है, ये चीज़ आपने देखना है कि जब कोई भी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लग रही होती हैं और पैरेलल होती हैं, ठीक है, दो फोर्सेस, तो इनके बिटवीन जो एंगल होता है बेटा, वो एंगल याद रखिएगा क्या होता है, 0, ठीक है। दो पैरेलल फोर्सेस हैं तो इनके बिटवीन एंगल क्या होगा, 0। इसी तरह
ऑपोजिट डायरेक्शनल फोर्सेज हैं तो इनके बिटवीन एंगल यहाँ पे क्या होगा बेटा, आप लोग बताएं कितना है बेटा एंगल 180। इसी तरह यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शनल फोर्सेज हैं तो इनके बिटवीन एंगल क्या होगा बेटा 180। ठीक है, तो यहाँ पे एमसीक्यूज ही आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, कि इफ टू फोर्सेज, ठीक है, इफ टू पैरेलल फोर्सेज आर अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन द एंगल बिटवीन देम इज डैश। तो ऑप्शन में आपने किस पे टिक करना होगा, 0 पे। इसी तरह टू ऑपोजिट डायरेक्शनल फोर्सेज आर अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन द एंगल बिटवीन देम इज 180। ठीक है बेटे, तो दो ऑपोजिट डायरेक्शनल फोर्सेज होंगी तो उनके बिटवीन एंगल कितना होगा 180, और सिमिलर डायरेक्शनल फोर्सेज हैं तो उनके बिटवीन, मतलब पैरेलल फोर्सेज हैं तो उनके बिटवीन एंगल कितना होगा बेटा 0। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। एक और चीज़ एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखनी है कि वो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, दो फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं और जिनका मैग्नीट्यूड सेम है तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा 0। ठीक है बेटे, ये भी आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। तो ये जो है वो कंडीशन हमने नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स की डिस्कस कर ली। ठीक है, ये फॉर्मूला हम कहाँ यूज़ करेंगे, आगे केसेस जो करेंगे, आगे टेंशन एनालाइज करेंगे उसके अंदर। तो इस वजह से हमने नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स को डिस्कस किया और एमसीक्यूज के लिए एक दो चीज़ें डिस्कस कर ली। तो नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लॉज ऑफ मोशन। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जो मोशन के लॉज हैं न्यूटन ने जो दिए हैं, ठीक है, वो लॉज जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हिंट डाल दिएगा बेटा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की हम बात करते हैं तो न्यूटन के 3 लॉज हैं बेटा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, जिसको हम कहेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बेटे, ये तो न्यूटन के ये तीनों लॉज जो हैं हमने डिस्कस करने, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने हेडिंग डाल दी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। ठीक है, तो बेटा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी स्टेटमेंट। ठीक है भाई, पहले हम इसको समझते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है क्या, फिर हम लिखेंगे इसकी स्टेटमेंट। ठीक है, तो न्यूटन ने अपने तीनों लॉज में बेटे डेली लाइफ के बिल्कुल जर्नल कॉन्सेप्ट, जर्नल रूल्स पे जो है ये लॉज दिए हैं। ठीक है, जर्नल कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। तो इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की अगर हम बात करते हैं न्यूटन के, तो न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने कॉन्सेप्ट दिया उसमें ये बात की है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। कब तक बेटा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है, अच्छा, इस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, ठीक है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो और करके स्टेटमेंट से पहले हम यहाँ पे हैंड डाल देंगे कि लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है भाई, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी हम कहते हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इनर्शिया क्या है। ठीक है, तो इनर्शिया को डिस्कस करते हैं। फिलहाल अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, यू मे कॉल न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया, बात एक ही है। तो किसी भी नाम से आ सकता है, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी आ सकता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से भी आपके पास आ सकता है लॉ। तो इसमें हमने डिस्कस किया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, मूव कर रहा है मोशन में, तो मोशन में ही रहेगा अनटिल और अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो जाती। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है रेस्ट में रखा हुआ है, तो ये रखा रहेगा उस वक्त तक जब तक इस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो जाए। ठीक है, मतलब फोर्स अप्लाई होगी तो ऑब्जेक्ट रेस्ट से किस में चले जाएगा, मोशन में। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा उस वक्त तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे उस पर फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है, तो या तो जो है क्या होगा, उसका मोशन जो है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, या तो ऑब्जेक्ट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी उस मोशन के, तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा।
तो कहने का मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो वो उस पर फोर्स अप्लाई करें तो मोशन में चला जाता है, और किसी भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है उस पर फोर्स अप्लाई हो तो किस में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताया जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो मोशन में ही रहेगा, अनटिल और अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। अब इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात कर लें इनर्शिया की और इनर्शिया समझ में आ जाए तो हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इनर्शिया की बात करें तो बेटा अगर हमने जैसे डिस्कस किया ना कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, तो इनर्शिया क्या है कि वो प्रॉपर्टी जो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है उसको रेस्ट पे या रेस्ट की स्टेट पे मेंटेन करके जो रखे हुए है, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है बेटा, इनर्शिया। ठीक है, जो उसको रेजिस्ट कर रही है रेस्ट पे, ठीक है, कि भाई इसको रेस्ट से मूव नहीं करने दे रही, रेस्ट पे ही स्टेट, रेस्ट की स्टेट में ही मेंटेन करके रखे हुए है, वो प्रॉपर्टी कहलाती है बेटा इनर्शिया। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो उसको मोशन की स्टेट में मेंटेन करके जो प्रॉपर्टी रखे हुए है वो क्या है, इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है बेटा, स्टेट मेंटेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, मतलब बॉडी को उसकी स्टेट पे मेंटेन करके, उसकी स्टेट पे रेजिस्ट करके जो प्रॉपर्टी रखे हुए है, रखती है, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है बेटा, इनर्शिया कहलाती है। ठीक है, तो मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में ही उसको मेंटेन करके रखे, वो क्या है, इनर्शिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो मोशन में ही उसको मेंटेन करके जो प्रॉपर्टी रखती है वो क्या है बेटा, इनर्शिया। इसी वजह से न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया का भी नाम देते हैं। ठीक है बेटे, तो अभी फिलहाल पहले स्टेटमेंट के हिंट डाल के न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट लिखें, फिर हम इनर्शिया की डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है बेटे, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में लिख लीजिएगा, व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट, व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, और अ बॉडी, और अ बॉडी इन मोशन, or a body in motion always try to, or a body in motion always try to continue its motion, or a body in motion always try to continue its motion until or unless, until or unless any external force applied on it, until or unless any external force applied on it, until or unless any external force applied on it। ठीक है बेटे, तो ये आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया की स्टेटमेंट लिख ली। अब हम इनर्शिया जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, तो स्टेटमेंट के बाद हिंट डाल दिएगा इनर्शिया की, और इनर्शिया की छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिएगा स्टेटमेंट के बाद। ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं, इनर्शिया क्या है, ये आप लोगों को याद रहे। ठीक है बेटा, इनर्शिया की छोटी सी डेफिनेशन लिख लें, द स्टेट मेंटेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, द स्टेट मेंटेनिंग property of a body is called inertia. The state maintaining property of a body is called inertia। ठीक है बेटे, तो इनर्शिया की आपने डेफिनेशन लिख ली, यहाँ तक आके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में डिस्कस कर लिया, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ पे। ठीक है, तो हिंट डाल दिएगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बेटे, अच्छा बेटा हिंट डाल दिएगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है भाई, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बेटा अगर हम बात करें तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए एक छोटी सी हम बनाते हैं यहाँ पे डायग्राम, देख लीजिएगा बेटा। अच्छा बेटा,
देखिएगा न्यूटन ने क्या कॉन्सेप्ट दिया है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने कॉन्सेप्ट ये दिया है सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बेटा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स अप्लाई करें, न्यूटन के सेकंड लॉ में न्यूटन ने अपना जो कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है, वो क्या कॉन्सेप्ट है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है, वो क्या है, और इसमें न्यूटन ने 4 कॉन्सेप्ट दिए हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो उससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ये न्यूटन का पहला कॉन्सेप्ट है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। तो 4 कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें तो उससे क्या प्रोड्यूस होगी बेटा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, ये उसका सेकंड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर फोर्स राइटवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है तो एक्सेलरेशन भी राइटवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। फोर्स अगर लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है तो एक्सेलरेशन भी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगी, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। तो ये है न्यूटन का सेकंड कॉन्सेप्ट। अच्छा देखिए, न्यूटन ने यहाँ पे जो पहले कॉन्सेप्ट पे वापस आते हैं, न्यूटन ने कॉन्सेप्ट ये दिया कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। इसको अगर हम इलेबोरेट करें, इसको अगर हम समझें तो बेटा फोर्स अप्लाई करने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, न्यूटन ने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट दिया है। देखिए फोर्स से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होती, एक्सेलरेशन इटसेल्फ क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। मतलब जब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगा उससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। अब बॉडी के वेलोसिटी में चेंज कैसे आएगा, देखिएगा कि भाई अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें तो ऑब्जेक्ट वो मूव करेगा, फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट मूव करेगा। जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, और उसकी वेलोसिटी में जब चेंज आएगा तो उससे क्या प्रोड्यूस होगी बेटा, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन ने जो कॉन्सेप्ट दिया कि फोर्स अप्लाई करने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है। तो बेटा कॉन्सेप्ट क्या है कि फोर्स अप्लाई की राइटवर्ड डायरेक्शन में तो बॉडी राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, वेलोसिटी में चेंज आएगा और इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, ठीक है बेटा। तो आई होप ये आप लोगों को इसके पीछे की लॉजिक समझ में आ गई होगी कि भाई न्यूटन ने जो कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई फोर्स अप्लाई करें तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट और तीसरा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, 2 हो गए इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, फोर्स अप्लाई करने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन है। ये 2 कॉन्सेप्ट हो गए थ्योरेटिकल, 2 मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है न्यूटन ने जो दिया वो बोला ही जा रहा है, उसमें तीसरे कॉन्सेप्ट में ये बताया कि भाई कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है फोर्स अप्लाई करने से वो एक्सेलरेशन फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन फोर्स से क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये न्यूटन ने अपना तीसरा कॉन्सेप्ट दिया। मतलब कि जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो ऑटोमेटिकली दूसरी भी इंक्रीज होगी, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो ऑटोमेटिकली दूसरी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे फोर्स और एक्सेलरेशन यहाँ पे इनके बिटवीन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है कि ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो बॉडी ज़्यादा तेज़ मूव करेगी, और बॉडी ज़्यादा तेज़ जब मूव करेगी तो वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज आएगा। जब वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। मतलब फोर्स ज़्यादा अप्लाई करने से एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और फोर्स कम अप्लाई करेंगे बॉडी ऐसा मूव करेगी, वेलोसिटी में कम चेंज आएगा। तो वेलोसिटी में कम चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पे कम प्रोड्यूस होगी। तो ये फोर्स और एक्सेलरेशन, ठीक है, इनके बिटवीन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है, ठीक है। ये हो गया इसका तीसरा कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं इसके फोर्थ और लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन का जो चौथा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उसमें न्यूटन ने बताया कि भाई एक्सेलरेशन मास से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर मास ज़्यादा होगा, ठीक है, तो एक्सेलरेशन कम होगी। एक्सेलरेशन और मास में इन्वर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है, ठीक है भाई। आपने एक को न्यूमरेटर में एक को डिनोमिनेटर में, ये रिलेशन क्या बता रहा है कि इन दोनों के बिटवीन इन्वर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है। मतलब अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, और अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखिए एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होती है, वेलोसिटी में चेंज की वजह से, ठीक है। तो जब मास ज़्यादा होगा तो बॉडी जो है वो ऐसा मूव करेगी, और वेलोसिटी में कम चेंज आएगा। जब कम चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन भी कम प्रोड्यूस होगी। मास कम हो जाएगा तो बॉडी तेज़ मूव करेगी। जब बॉडी तेज़ मूव करेगी तो वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज आएगा, और एक्सेलरेशन भी यहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अच्छा जी, तो फोर्स को अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट रखें, ठीक है, और मास पहले जो था फॉर एग्जांपल सपोज कर लें 5 kg था, ठीक है, बॉडी मूव कर रही है तो उससे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है।
मास को और फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 5 न्यूटन की, ठीक है। और मास जो है वो यहाँ पे एग्जाम्पल सपोज करा देते हैं ताकि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो सपोज करें कि अगर फोर्स जो है वो 5 न्यूटन की लग रही है, फोर्स 5 न्यूटन की लग रही है और मास जो है वो कितना है 5 kg, ठीक है। तो फोर्स 5 न्यूटन की लग रही है, मास जो है वो 5 kg है, तो उससे जो एक्सेलरेशन बेटा प्रोड्यूस होगी वो कितनी प्रोड्यूस होगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपने मास को 5 kg से बढ़ा के 10 kg कर दिया, ठीक है। मास बढ़ा दिया 5 से बढ़ा के 10 kg, फोर्स वही है 5 न्यूटन की। अब जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी का मास बढ़ गया, डबल हो गया, ठीक है। तो अब बॉडी उतनी स्पीड से, उतनी वेलोसिटी से नहीं मूव करेगी, ठीक है, जितनी पहली वेलोसिटी से मूव कर रही थी, मतलब वेलोसिटी में कम चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी। कितनी कम प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे एक्सेलरेशन भी हाफ हो जाएगी, मतलब 0.5। पहले 1 प्रोड्यूस हो रही थी, अब क्या हो रही है बेटा 0.5। तो आपने देखा कि मास के बढ़ने से एक्सेलरेशन कम हो रही है। तो मास और एक्सेलरेशन में कौन सा रिलेशन है बेटा, इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है। ये वैल्यू सिर्फ आप लोगों को मैंने समझाने के लिए बताई थी, आपने डायग्राम में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटे। तो आई होप ये एक्सेलरेशन और मास का रिलेशन भी आपको समझ में आ गया होगा कि इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन कैसे है। तो ये यहाँ तक आके न्यूटन के चारों कॉन्सेप्ट आप लोगों को इजीली क्लियर हो चुके होंगे। अब चलें जल्दी से हेडिंग डाल दिएगा स्टेटमेंट की, हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं और इसने ये जो दोनों रिलेशन दिए हैं इनके अकॉर्डिंग इसका एक मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो ड्राइव करते हैं, ठीक है बेटे। तो स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करें। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट लिख लिएगा। व्हेन अ बॉडी, हेडिंग डालने पहले स्टेटमेंट की, ठीक है, और स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करें, सॉरी लिख लीजिएगा। व्हेन एन अनबैलेंस फोर्स, व्हेन एन अनबैलेंस फोर्स, व्हेन एन अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, व्हेन एन अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है बच्चों का कि सवाल आ जाता है सर ये अनबैलेंस फोर्स क्या है और बैलेंस फोर्स क्या होती है। देखिए बेटा बैलेंस फोर्स वो होती है कि जो ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कराती। देखिए यहाँ पे 2 फोर्सेस लग रही हैं ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा और रिजल्टेंट इनका क्या आ रहा है 0, ठीक है, ये है बैलेंस फोर्स। वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को मूव करवा दे, ठीक है, ये क्या है अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये जो फोर्सेज हैं क्या है अनबैलेंस फोर्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट को मूव करवा रही हैं, ठीक है। ये कौन सी फोर्सेज है अनबैलेंस, लेकिन ये जो फोर्सेज हैं क्या है बैलेंस फोर्स है, ठीक है। ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है ये भी क्लियर हो गया। तो लिख लिएगा स्टेटमेंट में when an unbalanced force applied on a body, when an unbalanced force applied on a body, some acceleration is produced. When an unbalanced force applied on a body, some acceleration is produced in a direction of force. When an unbalanced force applied on a body, some acceleration is produced in a direction of force. Some acceleration is produced in a direction of force. Some acceleration is produced in a direction of force which is directly proportional, ठीक है, in a direction of force, कॉमा डालें, आगे लिखिएगा कॉमा डाल के, which is directly proportional, which is directly proportional to the applied force, which is directly proportional to the applied force, ठीक है, which is directly proportional to the applied force and inversely proportional to the mass of a body, and inversely proportional to the mass of a body, ठीक है। तो हमने लिखा when an unbalanced force applied on a body, some acceleration is produced in a direction of force, ठीक है, कॉमा which is directly proportional to the mass of a body, ठीक है। तो ये आपने स्टेटमेंट लिख ली यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। अब हम चलते हैं इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ, ठीक है भाई। तो हिंट डाल दिएगा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की। और इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में करना क्या कि न्यूटन ने जो 2 रिलेशन दिए हैं इनके अकॉर्डिंग फाइनल कंबाइंड रिलेशन जो है हमने ड्राइव करना है। तो सबसे पहले रेफरेंस दे देंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का रेफरेंस दिया हमने और स्टेटमेंट के रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे रिलेशन जो है बताने हैं। सबसे पहले आपने देखा कि क्या लिखा कि न्यूटन ने कॉन्सेप्ट ये दिया कि स्टेटमेंट में कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे बेटा, अप्लाइड फोर्स से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किससे बेटा, मास से, ठीक है, मास ऑफ अ बॉडी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ठीक है बेटे।
तो मास से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और फोर्स से क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब इन दोनों रिलेशन को कंबाइन करेंगे तो एक को नाम दे देंगे रिलेशन नंबर 1 का, एक को नाम दे देंगे रिलेशन नंबर 2 का। इन दोनों रिलेशन को कंबाइन करने तो यहाँ पे वर्डिंग लिख लेंगे, बाय कंबाइनिंग रिलेशन नंबर 1 एंड 2, रिलेशन नंबर 1 एंड 2। तो इन दोनों रिलेशन को हम कंबाइन करने जा रहे हैं। तो ए देखिएगा 2 दफ़ा है बेटा, तो कंबाइन करके ए को 1 दफ़ा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन 2 दफ़ा है, एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है वो 1 दफ़ा आ गया। एफ और 1/m इनको जब कंबाइन करेंगे तो रिलेशन आ जाएगा f/m। एफ न्यूमरेटर में, एम डिनोमिनेटर में, कंबाइन करके आपने लिख दिया ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब ए प्रोपोर्शनल टू f/m, ठीक है। तो इन दोनों रिलेशन को हमने कर दिया कंबाइन। अब जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या लगाते हैं बेटा, इक्वल्स टू और कांस्टेंट, ठीक है भाई। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं बेटा, इक्वल्स टू और कांस्टेंट। ठीक है भाई। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल्स टू और कांस्टेंट आ जाएगा f/m एज इट इज। और कांस्टेंट जो है वो क्या है बेटा, कांस्टेंट है यहाँ पे k, और k की वैल्यू है 1, ठीक है भाई। k की वैल्यू क्या है बेटा, 1। तो कांस्टेंट की जगह आ जाएगा k, k की वैल्यू 1, मल्टीप्लाई कर दें तो a इक्वल्स टू f/m, m नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आके a से मल्टीप्लाई, तो m a इक्वल्स टू f, और करके रिलेशन लिख लेंगे कि f इक्वल्स टू m है। ये हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला जो है वो ड्राइव कर लिया। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमने कंबाइंड रिलेशन यहाँ पे ड्राइव कर लिया, F इक्वल्स टू एम ए, ठीक है बेटे। आई होप ये रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की करें कॉपी, पेपर में सवाल आ सकता है आपके पास, ठीक है। जो है कि स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड ऑल्सो ड्राइव इट्स रिलेशन, तो आपने रिलेशन जो है वो ड्राइव करना होगा पूरा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके बाद थर्ड एंड लास्ट लॉ ऑफ मोशन पे। तो लिख लीजिएगा, हिंट डाल देंगे हम यहाँ पे, जल्दी से आप लोग भी हिंट डाल दिएगा कि भाई न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और बहुत ही बेसिक लॉ है, ठीक है। इसमें बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो न्यूटन ने दिया है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हेडिंग डाल दिएगा जल्दी से, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, और उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखने से पहले न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अगर हम डिस्कस करें तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि कहते हैं कि अगर किसी भी कोई भी एक्शन हो तो उसका रिएक्शन होता है। न्यूटन ने इसमें कॉन्सेप्ट ये दिया कि हर एक्शन का क्या होता है बेटा, रिएक्शन होता है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। हर एक्शन का सेम और इक्वल रिएक्शन होता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि इसकी एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि भाई न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन क्या बताना चाह रहे हैं कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बिल्कुल बात करें, वही एक छोटी सी बच्चों वाली एग्जांपल लेते हैं कि भाई अगर हम दीवार पे एक वॉल पे जो है बॉल थ्रो करें और बॉल मारें तो बॉल जाएगी, ठीक है, दीवार से टकराएगी और टकरा के वापस हमारे पास आएगी। तो क्या हुआ, बॉल जब दीवार पे मूव करते हुए जा रही है, ठीक है, दीवार की तरफ जा रही है, तो क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, ठीक है। और फिर वहाँ पे टकराई, और टकराने के बाद फिर उसका क्या हुआ, रिएक्शन, और रिएक्शन हुआ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए आ रही है। तो एक्शन का क्या हो गया बेटा, रिएक्शन हुआ। तो हर एक्शन का रिएक्शन होता है, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है बेटा, ऑपोजिट होती है। और ये बिल्कुल एक जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है।
तो इसमें न्यूटन ने ये बात की, जनरल कॉन्सेप्ट दिया कि हर एक्शन का क्या होता है बेटा, रिएक्शन होता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, मतलब किसी दीवार पे अगर हम फोर्स लगाएं तो फोर्स लग रही है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूँ तो फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे उससे हुआ क्या है, इसके अगेंस्ट, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरे यहाँ पे, ठीक है, हाथ पे कुछ ना कुछ, ठीक है, रिएक्शन की वजह से चोट लगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया एक्शन, इसका रिएक्शन क्या हुआ कि उससे मेरे हाथ पे लगी चोट और उसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो एक्शन का क्या हो रहा है बेटा, रिएक्शन हो रहा है। तो हर एक्शन का क्या होता है बेटा, रिएक्शन होता है, ठीक है, और इक्वल रिएक्शन होता है और डायरेक्शन उसकी क्या होती है, ऑपोजिट। ये है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बेटे, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इसकी स्टेटमेंट लिखिएगा ताकि लॉज हम यहाँ पे कंप्लीट कर लें। तो स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, कि न्यूटन ने क्या बात की थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, लिख लिएगा कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल रिएक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल रिएक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल रिएक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल रिएक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है बेटे, यहाँ तक आके लॉज ऑफ मोशन का टॉपिक हो गया कंप्लीट। इसके बाद न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, वो हम करेंगे सॉल्व इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक पे टेंशन एंड स्ट्रेंथ जो है उस पर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, और फोर्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, वो करेंगे। वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल मोशन के अकॉर्डिंग है और लॉज ऑफ मोशन पे डिपेंड करना है। ठीक है, और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला उसके अंदर हम करेंगे यूज़। तो लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो करेंगे हम सॉल्व। और आज की क्लास में अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप लोग मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन देख लिया करें, आप लोग को जो है वो पता लग जाएगा किस तरह से आपने करना है कॉन्टैक्ट। ठीक है बेटे, तो बस क्लास को यहाँ पे करने जा रहे हैं एंड अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, और जाते जाते अगर वीडियो आपने लाइक नहीं की, तो लेक्चर लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में शेयर करें। ठीक है, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है न्यूमेरिकल्स के साथ। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।